डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश बुमरा है और मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। यहीं पर कार्यरत हूँ। मैं जिस चौकी में कार्यरत हूँ मुझे एक ईमानदार इंस्पेक्टर कहा जाता है। इसी के साथ नर्म दिल भी कहा जाता है। मेरा मानना है कि अगर मुजरिम कोई जुर्म करता है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। कई ऐसे मुजरिम होते हैं जो कभी सुधरना नहीं चाहते, उनके खिलाफ मैं पूरी सख्ती दिखाता हूँ। लेकिन कुछ मुजरिम गलती से जुर्म कर बैठते हैं तो उनके लिए मेरे दिल में थोड़ी सी नरमी होती है। शायद वो बदलना तो चाहते हैं लेकिन जिंदगी की एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं जो उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। इसीलिए हमारी चौकी में जब भी कोई ऐसा मुजरिम आता है उससे सबसे पहले पूछताछ मैं करता हूँ। यहाँ पर कई ऐसे कांस्टेबल हैं जो घर का गुस्सा ऐसे मुजरिमों पर निकालते हैं। उनका तो मानना है अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो मुजरिम है और वो कभी सुधरना नहीं चाहेगा। वो तो उसे पीटने पर उतारू हो जाते हैं ताकि 2-4 चमाटे लगाकर उसके अंदर खौफ पैदा किया जा सके। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ताकि लोगों के अंदर डर रहे, वो किसी भी तरह का कोई भी जुर्म ना कर पाए। लेकिन मेरा मानना है कि छुटमुट ऐसे मुजरिमों को हम थोड़ा बहुत डराकर भी समझा सकते हैं। कई बार बड़े मुजरिम होते हैं जो हमारी समझ से भी बाहर चले जाते हैं। एक बार मैंने एक ऐसे कातिल को पकड़ा था जिसने अपने रिश्तेदारों को मार डाला था और ज़रा भी पश्चाताप नहीं कर रहा था। उसका कहना था ये उसकी ज़िंदगी का मकसद था। उसने अपने रिश्तेदारों को मारने का ही मकसद बना रखा था और उसे सब पीटना चाहते थे। जितना सब उसे उस लॉकअप में पीटते जाते वो मानना ही नहीं चाहता था कि उसने कोई बड़ा जुर्म किया है। मैंने भी उसे 2-4 चमाटे लगाई थी लेकिन मेरी आंखों की तरफ वो घूरता जा रहा था। तब मैं समझ गया था इसे पश्चाताप है ही नहीं। वो ये काम अपने मन से करना चाहता था और अगर दोबारा मौका मिले वो उस काम को दोबारा करेगा। ऐसे लोगों से मैं भी दूर रहना ही पसंद करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे मुजरिम या कहें ऐसे कातिल भी यहाँ हमारे लॉकअप में आते हैं जो देखने से पता चल जाता है कि उन्होंने वो कत्ल नहीं किया लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ होते हैं। उस केस में मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। किसी भी बेगुनाह को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग थोड़ी गलती कर जाते हैं, उनके गलत सबूत वहाँ पहुँच जाते हैं या कहें वो एक दिन पहले वहाँ पर आकर गए होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें वहाँ पर रह जाती हैं। बाद में अगर कत्ल हो जाए तो सबसे पहले हम उन्हीं पर शक करेंगे ना। इस तरह से वो फंस जाते हैं। ये कारण है मेरा इस काम में लगन से करने का। मैं उन्हें कभी भी जेल पहुंचने नहीं देना चाहता जिन्होंने कत्ल किया ही नहीं। चाहे 2 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक शाम 5 बजे जब मैं अपने घर गया हुआ था, छोटा सा काम था। मुझे लगा 10-15 मिनट में वो काम करके मैं पुलिस चौकी पहुंच जाऊंगा। लेकिन घर भी पूरी तरह से मैं पहुंचा नहीं था। अभी बाहर गाड़ी पार्क कर ही रहा था, मुझे पुलिस चौकी से फ़ोन आ गया। एमरजेंसी कह के मुझे वहाँ बुलाया जा रहा था क्योंकि ये पुलिस चौकी मेरे ही अंडर थी। मुझे तो वहाँ पर पहुँचना ही था। गाड़ी पार्क भी नहीं की, फिर से बाहर की तरफ मैं निकालने लगा और मेरे पिता मेरी तरफ देख रहे थे। अभी तो आए थे, अभी चल पड़े। मैंने अपने पिता को कह दिया मुझे जाना होगा, बड़ी इमरजेंसी आई लगती है, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। ये कहकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस पुलिस स्टेशन में पहुँचा वहाँ एक कातिल को पकड़ा गया था। जब मैं उस फाइल को देखने लगा था और मेरा साथी कांस्टेबल मुझे बता रहा था इसने अपने परिवार के 3 लोगों को मारा है, मैंने कहा
बड़ा बेरहम कातिल है, किसे किसे मारा है इसने? उन्होंने जवाब दिया, इसने अपनी बीवी को मारा है, अपनी एक 7 साल की बेटी को मारा है। ये देखते ही मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भर रहा था। वो कांस्टेबल बात बताते बताते खुद गुस्सा कर रहा था और कह रहा था, इसे तो बहुत पीटना है, साले ने ऐसा काम किया है ना, सब डरे हुए हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। मेरा भी यही मानना था। लॉकअप में उसे बिठाया गया था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं लॉकअप खोलकर सीधा अंदर गया। बाकी कांस्टेबल भी मेरे साथ आना चाहते थे। मैंने उन्हें इशारा कर दिया, तुम बाहर रह सकते हो। उन्होंने कहा, सर आपको खतरा हो सकता है, यह काफ़ी खतरनाक कातिल है, आपको पता है इसने उन्हें मारा कैसे है? मैंने कहा, नहीं, इसने हाथ में तेज़धार चाकू पकड़ लिया और घोंपा नहीं, बार बार जैसे तलवार को मारते हैं ना, वो चाकू सर पर, कंधे पर ऐसे मारता रहा, खून बहता रहा और वो जैसे चीख रहे थे। इसकी पत्नी, इसकी बेटी चीख रही थी। ये मारता गया, फिर इसने चाकू घोंपे, फिर वहाँ वजनी चीज़ें पड़ी थी, उससे पीटता रहा। कह रहे हैं कि मरने के बाद भी ये लाशों को पीट रहा था ताकि उन्हें पूरी तरह से पिचकाया जा सके। जब पड़ोसी वहाँ पर पहुँचे थे, घर के अंदर खून ही खून था, तब भी ये लाशों को पटके जा रहा था, पीटे जा रहा था। कई पड़ोसी थे, इसे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके हाथ में जो भी था सबको मारने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर तब जाकर पुलिस पहुंची थी और इसे काबू किया गया था। फाइल में मैंने देखा था उसका नाम एल्फ्रेड था। उसके बाद मैं उस लॉकअप के अंदर चला गया। उन कांस्टेबल को मैंने कहा, तुम थोड़ा दूर चले जाओ, वो मुझसे अगर अकेला बात करना चाहे, मैं उसके दिमाग को थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। वो गुस्सैल है, वो चालाक है, इस केस से कैसे बचना चाहेगा, उसने ये क्यों किया, मैं हर चीज़ को उससे पूछना चाहूँगा। वो नीचे की तरफ सर करके रोई जा रहा था और मैं वहाँ कुर्सी पर बैठा उससे सवाल कर रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, एल्फ्रेड। तब मैंने उसको कहा, अपना चेहरा ऊपर की तरफ करो, मेरी आंखों में देखो। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया, मेरी आंखों की तरफ देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब मैंने चिल्लाकर कहा था, अच्छा अब रो रहे हो, जब अपनी बीवी और अपनी बेटी को मारा था तब रोना नहीं आ रहा था? उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मुझे लगा वो शैतान है। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक असमंजस थी। मैं अपराधियों की आंखें पढ़ सकता हूं, इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। ये नकार नहीं रहा था कि ये उसने नहीं किया, लेकिन उसका कहना था उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी पर वार नहीं किया था, किसी शैतान पर वार किया था। तब मैं और गुस्से में आकर कहने लगा था, देखो पागल बनाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या उसका कहीं पर अफेयर था? उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी का अफेयर क्यों होगा, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हमारी लव मैरिज थी और मेरी बेटी कितनी अच्छी थी। मेरी बीवी भी मर गई, मेरी बेटी भी मर गई, वो शैतान का नहीं हुआ। अब मैं समझना चाहता था कि वो क्या कह रहा है। मैंने उसको कहा, तो घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी के सिवा भी कोई और मौजूद था, क्या तुम ये कहना चाहते हो? उसने कहा, हाँ वो मौजूद था, लेकिन वो कोई तीसरा नहीं था। शायद वो मेरी बीवी बन गया था, शायद वो मेरी बेटी बन गया था। मैं अपने सर को खुजा रहा था, ये क्या पागल है, कहीं ये कोई पागल तो नहीं? फिर मैं उससे और चीज़ों का सवाल पूछने लगा, तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तुम्हें खाना क्या पसंद है? और वो रोता रोता सब कुछ बता रहा था। सवालों में मैं पूछने लगा, क्या तुम्हारी बचपन से पढ़ाई अच्छे से हुई, या तुम्हें किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था? क्या बचपन में तुम ज़्यादा लड़ाई किया करते थे, लोग तुम्हें तंग किया करते थे? उसने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था और मैं काफ़ी स्मार्ट था, देखने में अच्छा लगता था, इसीलिए सब मुझे पसंद करते थे। मेरा झगड़ा भी किसी से नहीं होता था। हाँ, छुटमुट झगड़े तो हो जाते हैं ना, जैसे कॉलेज में किसी के साथ छुटमुट झगड़े, लेकिन बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ था। फिर मैं उससे पूछने लगा, तुम्हारी कोई दवाई भी चल रही थी, तुम्हें कोई बीमारी है या इस तरह की कोई चीज़? उसने कहा, नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी से झगड़ा हुआ करता था? क्या तुम अपनी बेटी को पसंद करते थे कि वो लड़की है, या तुम्हें कोई लड़का तो नहीं चाहिए था? उसने कहा, नहीं,
मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और हमें बेटी चाहिए थी और बेटी हो गई। भगवान ने हमारी सुन ली थी। लेकिन हमारी किस्मत में शैतान आ गया। शैतान आ गया हमारी किस्मत में और सब कुछ ले गया। वो सब कुछ ले गया। अब मुझे उसकी बातों से शक सा हो रहा था। ये पागल नज़र तो नहीं आता, लेकिन जैसे ही ये शैतान की बात करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। इसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। मैंने तब उससे सवाल पूछा था, तो मुझे बताओ, ये शैतान तुम्हारे पीछे कब से पड़ा है? कब से उस शैतान ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया है? उसके मुंह से 2 शब्द निकले थे, जब से हम यहाँ आए। ये कहते ही उसका जैसे गला दबने लगा था। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। फिर वो अपने गले को खुद घोंटना शुरू हो गया। अपनी उंगलियों से अपने गले को घोंट रहा था। अपनी शर्ट को खींचकर फाड़ना चाहता था। पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। लेकिन मैं भागकर आगे की तरफ गया, उसकी बाजुओं को पकड़ा और पीछे दीवार से सटा दिया। मैंने उसके 2 चमाट लगाई। उसके बाद मैं कहने लगा, मेरे सामने पागल बनने का नाटक मत करो, मुझसे बात करो, इस तरह हरकतें मत करो। और सामने से वो मेरी आंखों में घूरने लगा था। एक पल के लिए ऐसा लगा ये चेहरा मैं पहचान ही नहीं रहा। जैसे वो इंसान का चेहरा बदल गया था, हाव भाव बदल गए थे। उसका डर, उसकी आंखों से निकले हुए आंसू जैसे गायब हो गए थे। वो हंस रहा था मेरे चेहरे की तरफ देखकर। कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ नहीं जान पाओगे। ये कहते ही उसने मेरे गले को पकड़ लिया था, मेरे ऊपर छलांग लगाकर बैठ गया था और उसके बाद मेरे माथे को पकड़कर हंसे जा रहा। अचानक वो रोने लगा। उसने मुझे छोड़ा और दीवार से जाकर सट गया। कांस्टेबल जल्दी से उस लॉकअप के दरवाजे को खोलकर अंदर आने वाले थे। मैंने हाथ कर दिया, रुको, तुम बाहर रहो। वो पीछे दीवार से सट गया, लेकिन भागकर जैसे मुझे मारने के लिए आया, बीच में रुककर फिर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था ये कोई अपरिचित मूवी देखकर आया है। बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा था। एक्टिंग स्किल्स देखकर मैं हैरान था। एक पल में हंसने लगता, फिर रोने लगता, गुस्सा हो जाता, डर जाता, कभी आंखों से आंसू टपकने लगते, कभी फिर से हंसने लगता। एक एक सेकंड में हाव भाव बदल रहा था वो। इसके बाद मुझे लगा था कि ये पागल है, इसे दौरे पड़ते हैं। जब इसे वो शैतानी दौरा पड़ता है ना, तब ये हमला करता है। इसने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को जानबूझकर नहीं मारा होगा, इसे दौरा पड़ा होगा और उस दौरे के दौरान ये उन्हें शैतान समझकर मारने की कोशिश कर रहा होगा। इसीलिए उनका इस तरह बेरहमी से कत्ल किया। कई दिमागी बीमारियां होती हैं जिसमें होश उड़ जाते हैं, सोच समझ काफ़ी दूर चली जाती है, लेकिन जब वो दौरा ख़त्म होता है तब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तब उस लॉकअप से बाहर आ गया था और उसने अपने हाथ दीवार से सटा रखे थे और कभी वो हंस रहा, कभी वो रो रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैं उस फाइल को देखने लगा अपने रूम में जाकर। अभी उस घर में अच्छे से तलाशी चल रही थी, तो मुझे लगा वहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। मैं जल्दी से रात के 8 बजे उस घर में पहुँचा था। अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ से हमने उस घर को बंद कर रखा था। उसके बाद मैं जैसे ही घर के अंदर गया, सामान बिखरा पड़ा था। चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और एक कांस्टेबल मुझे इस घटना के बारे में बता रहा था। उसने कहा, पड़ोसियों को पहले तो आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। यहाँ इसको कहते हैं कुछ दिनों से दौरे पड़ने लगे थे, ये ऐसी हरकतें करने लगा था। और पड़ोसी बता रहे थे कि जब से ये हरकतें ऐसी करने लगा था ना, इसकी बीवी कहा करती थी, ये दीवारों पर सर मारने लगते हैं। इन्होंने घर की एक दीवार को फाड़ने की कोशिश की है कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ है। ये पागलों जैसी हरकतें पिछले 1 महीने से करना शुरू कर चुके थे। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक हुआ करते थे। कहते हैं इन्होंने ये नया घर खरीदा था। जब से इस घर में आए थे, शायद इन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिस कारण ये ऐसी हरकतें करने लगा था। बताने वाला घर में कोई नहीं बचा था।
ना उसकी बेटी ना उसकी बीवी। अंदर कई जगह पर खून बिखरा पड़ा था। मैं देख नहीं पा रहा था। ऐसा कत्ल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अमूमन गुस्सा आने पर कोई इंसान दूसरे का कत्ल कर बैठता है, बाद में उसे पछतावा भी होता है, या जानबूझकर अगर कोई कत्ल करे तो उसे बड़ा प्लानिंग से कत्ल करता है ताकि वो बच भी पाए। लेकिन ऐसी बेरहमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हर कमरे में खून बिखरा हुआ था। उसकी बेटी, उसकी बीवी भाग रही थी, कदमों के निशान थे, शरीर से खून बह रहा था, चीख रहे थे दोनों, और ये वार किए जा रहा था। इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारा था। आखिर इसने इतनी बेरहमी क्यों दिखाई थी? इस सवाल का जवाब वो भी शायद ना दे सके। उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। घर का मुआयना किया था मैंने। ये काफ़ी पुराना घर था और उन्होंने काफ़ी सस्ते में लिया था। यहाँ जो दीवारें थी वो कच्ची बनी हुई थी और कई जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। फर्श भी पूरी तरह से लकड़ी का ही था और यहाँ कई पुराना सामान रखा हुआ था। एक जगह तो मैं हैरान ही हो गया था, इतना अजीब सामान रखा हुआ। खोपड़ियाँ जानवरों की, हड्डियाँ जानवरों की, कई अजीब डिज़ाइन दीवारों पर बनाए हुए थे, स्प्रे की हुई थी बेड के ऊपर। वहाँ उस घर में क्रॉस के निशान हर जगह पड़े हुए थे, जैसे बहुत ज़्यादा धार्मिक भी वो हो, इसी के साथ जैसे शैतान का उपासक भी हो। वहाँ कई जगह पर उसने ऐसे निशान बनाए हुए थे जिसे शैतान की निशानियाँ कहा जाता है। उसकी मेंटल हेल्थ समझ में ही नहीं आ रही थी। मैं उस घर को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था उसकी सोच क्या रही होगी। पूरी तरह से घर की तलाशी ली थी मैंने। उसके बाद मुझे लगा अब मुझे अपने घर जाना होगा। जब मैं अपने घर चला गया तो रात को नींद तक ना आई मुझे। 12 बजे तो मैं घर पहुंचा था। उसके बाद आंखों के सामने वो दृश्य घूमते रहे। मैं सोच रहा था कैसे कैसे बेचारी 7 साल की बच्ची भागी होगी। एक छोटी सी बच्ची पर कितने ज़्यादा वार किए होंगे उसने, कितना बेरहम है। लेकिन देखने में ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतना बेरहम हो भी सकता है। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। दोबारा उससे बातचीत करनी थी। उसे सज़ा देने के लिए हमें केस भी पक्का करना था। 2 दिन वो यहाँ पर रहता, उसके बाद उसे जेल में भेज दिया जाता, फिर उसकी सुनवाई होती और उसे शायद उम्र कैद की सज़ा होगी और हो सकता है उसे मौत की सज़ा भी हो। लेकिन अगर उसे पागल साबित कर दिया गया फिर भी उम्र कैद के करीब की सज़ा तो हो ही जाएगी। बचने वाला नहीं वो। मैं लॉकअप में अकेला उसके साथ था। सामने बैठा वो रो रहा और इस तरफ से मैंने सवाल किया था, आज कोई एक्टिंग करके नहीं दिखाओगे? वो रोने वाली, वो शैतान बनने वाली, वो मुझे मारने वाली, वो एक्टिंग नहीं करना चाहोगे? उसने रोते रोते मुंह ऊपर की तरफ किया और मुझे कहने लगा, एक्टिंग नहीं कर रहा था मैं, एक्टिंग नहीं कर रहा था मैं। आपको मैं बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे। दिन की रोशनी में मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन आपको धूप इस लॉकअप के अंदर डालनी होगी। ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो मैं बता पाऊंगा, वरना मैं कुछ नहीं बता सकता। तब मैंने उसको कहा, क्या हुआ, तुम जादू हो जो धूप से चलते हो? सच सच बताओ, देखो पीट कर उगलवाना मुझे भी आता है। तब उसने कहा था, पीट कर उगलवाना है उससे अच्छा तो मुझे चाकू दे दो, मैं खुद का गला काट लेता हूँ। अब वैसे भी मेरे पास बचने के लिए कुछ रहा तो है नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान था। तब मुझे लगा ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको कहा, अच्छा खुद को क्यों मारना चाहते हो? वैसे भी तुम्हें फांसी की सज़ा तो हो ही जाएगी ना? उसने कहा, हाँ हो जाएगी ना, उम्र कैद तो नहीं होगी ना जेल में, फांसी होगी ना। मुझे मार देना, मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। मुझे मार देना, देखो जेल में मत रखना मुझे। उसकी आंखों में खौफ था, किसी चीज से खौफ। मैंने उसको तब पूछा, देखो अगर तुम्हारा दिमागी संतुलन सही नहीं है तो बताओ, मुझे तुम्हें बताना तो होगा ना जो तुम जानते हो। उसने कहा, मैं कह तो रहा हूँ धूप में बता सकता हूँ, धूप के बगैर नहीं बता सकता, मेरी जबान बंद पड़ जाएगी, मुझ पर वो हावी हो जाएगा। वो देखा ना आपने कल, वो आपको मार भी सकता है।
मैं समझ रहा था वो कहना क्या चाहता है। ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, हमारे दिमाग के अंदर ही जैसे दो पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अलग नाम से जानते हैं। कहीं ये भी उस तरह कोई पागल तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा था। तब मैंने उसको कहा, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा, डरने की बात नहीं है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा, धूप में ले जाओ तो मैं बता पाऊंगा, नहीं ले जा सकते तो सवाल पूछने का फ़ायदा नहीं। तुम भी परेशान होगे, मैं भी परेशान हूँगा, वो कुछ करने थोड़े ना देगा। तब मैं उसकी बात पर यकीन करना चाहता था, क्योंकि कई बार ऐसे कातिल, ऐसे मुजरिम को बहकाना पड़ता है। जो वो चाहते हैं वैसा हम करते हैं उगलवाने के लिए। मैं देखने लगा कौन सा लॉकअप है जहाँ पर धूप आती है। अभी सूरज एक साइड पर था। एक लॉकअप के अंदर जैसे छोटा सा छेद था, वहाँ सलाखें लगी हुई थी, खिड़की बनी हुई थी, वहाँ से धूप अंदर आ रही थी। तब मैंने कुछ कांस्टेबल को कहा कि इसे उस लॉकअप में डालना होगा। उन्होंने मेरा साथ दिया और जैसे ही हम उसे उस लॉकअप वाले सेल में लेकर गए, धूप को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और रो भी रहा था। बार बार वो धूप में आंखें गड़ाने की कोशिश करता और उसकी आंखें चुंधिया जाती। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शायद दोबारा मुझे धूप में लेकर ना आए। मेरे अंदर वो शैतान घुसा हुआ है। मैंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को नहीं मारा, उस शैतान ने मारा, उस शैतान ने मारा। वो घर, उस घर में नीचे, फर्श के नीचे जो लकड़ी है ना, उसके नीचे तहखाना बना हुआ है। उस तहखाने में रहता था वो शैतान। हमारी गलती थी वहाँ जाने की। वो शैतान पता नहीं कैसे मुझे क्या क्या दिखाता था। वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। जो है वहाँ पर है, उसने मुझ पर काबू कर रखा है और वो जो चाहता है वो करवाता है। मैं उससे लड़ नहीं पाता। धूप जा रही है, धूप जा रही है। आप और क्या जानना चाहते हैं? आप ऐसा कीजिए, मुझे फांसी मत देना, मुझे फांसी मत देना। मुझ पर पेट्रोल छिड़क कर मुझे जला देना। हाँ, मुझे जला देना। कहते हैं कि शैतान जलने से मरता है, नर्क की आग में जाता है जब किसी शैतान को जलाया जाता है। आप मुझे जला देना, मुझे फांसी मत देना, जलाना, मुझे जलाना। वो धूप में बैठा हुआ था और धूप एक तरफ जा रही थी। जरा सी किरण थी जो उस पर पड़ रही थी और वो बस चिल्लाए जा रहा था, जला दो मुझे जिंदा जला दो। अगर मुझे जिंदा नहीं जलाया तो वो बचकर निकल जाएगा। उसे ख़त्म कर दो। उसने मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा है। मुझे जला दो। जैसे ही धूप उसके शरीर से निकली, उसका जैसे गला ही बैठ गया हो। मुझे उसका गला बंद था और मेरी आंखें फटी की फटी। ऐसा लग रहा था उसकी जबान ही पीछे खिसक गई हो। वो शरीर अकड़ रहा था, उसके बाजू पीछे की तरफ अकड़ रही, उसके पैर पीछे की तरफ जैसे उल्टे जा रहे, जैसे वो सबसे खतरनाक सी एक्टिंग कर रहा हो। कैसी एक्टिंग कर रहा था? आंखें ऊपर चढ़ा ली थी उसने, दीवार से घिसटता हुआ पहुंचा और वहां पर हंसकर कहने लगा, कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो शांत हो गया था और नीचे बैठकर रोने लगा था। आप चले जाइए, आप शायद मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आप मेरी मदद शायद नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़े वो कांस्टेबल इशारा कर रहे थे, सर आप बाहर आ जाइए, इसे हम देखते हैं। और मैंने भी उन्हें इशारा करके कह दिया, इसे कुछ करना मत, इससे तुम उगलवा नहीं पाओगे। वो मान नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने 2-4 झापड़ मारकर उससे पूछने की कोशिश तो की, लेकिन वो रो रहा था, बीच में हंसने लगता जैसे पागल ही हो चुका हो। वो कांस्टेबल भी बाहर आ गए थे और कह रहे थे, ये साला पागल लगता है, अपनी बीवी अपनी बेटी को मार दिया, अब बचने के लिए ये सब कर रहा है, इसे सज़ा तो होगी सर। बचने वाला नहीं, सारे सबूत इसके खिलाफ है। ये लाश को खुद पीट रहा था, आंखों से देखा लोगों ने। मैंने उनको कहा था, मैं दोबारा उस घर में जाना चाहता हूँ, शायद कुछ बात है जो इसने बताई है, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। 2 कांस्टेबल मेरे साथ गए थे। उस घर के आस पड़ोस के जितने लोग थे उनसे बात कर रहा, जिन्होंने
खुद गवाही दी थी। उन्होंने देखा किस तरह से ये चाकू से, पत्थर से, भारी चीज से उस शरीर को पीटने की कोशिश कर रहा था। मैं उनसे पूछताछ करने के बाद घर के अंदर गया था। खून बिखरा पड़ा था लेकिन अब सूख चुका था। मैं हर जगह वो निशानियां खुद लगा कर गया था, लेकिन मैं तहखाना ढूंढना चाहता था। ये फर्श लकड़ी का बना हुआ था। तहखाना कहाँ था मैं ढूंढ ही नहीं पाया। हर जगह मैं देखता गया नीचे जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। वहाँ कोई रास्ता मौजूद ही नहीं था। मैं क्या उससे जाकर पूछूं, एल्फ्रेड से? लेकिन वो बता पाएगा या नहीं? वो नाटक करता है कि वो धूप में बता पाता है। अगर धूप की किरण उस पर ना पड़े तो वो बोल नहीं पाता। अब वैसे भी उसे मैं धूप में तो ले जा नहीं पाऊंगा। सेल से बाहर तो उसे निकालना ही नहीं है। तो अब करूं तो करूं क्या? अब मैं घर के पीछे चला गया। यह घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाया गया था। यकीनन या नीचे कोई रोशनदान भी बनाया गया होगा अगर तहखाना है तो। घर के जब मैं पीछे गया, अब नीचे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई। अब उस खिड़की को हाथ मारकर मैंने पीछे की तरफ गिरा दिया। वहां देखा तो पीछे सीढ़ी अंदर की तरफ लगी हुई। तो ये है तहखाने का रास्ता। कोई इसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। और ये खिड़की हिली हुई लगती है। शायद वो इसी जगह से नीचे गया होगा। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये उसने सच कहा है। वैसे हम ढूंढ तक ना पाते कि इस घर में कोई तहखाना भी है। अब मैं उस तहखाने में नीचे उतर कर गया था और वहाँ बदबू आ रही। टॉर्च की रोशनी में जब देखना शुरू किया ना, वहाँ भयानक से भयानक चीज़ें पड़ी थी। वहाँ जानवरों की हड्डियाँ थी, पुराने चिराग पड़े हुए थे। वहाँ पर किताबें चमड़े की थी जिनके पन्ने गले हुए थे। वहाँ लकड़ी की बनी हुई कई ऐसी आकृतियाँ थी जो शैतानी लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और एक खास गोला बनाया हुआ था। ये निशानी होती है शैतान की उपासना की। वहाँ ऐसे ऐसे पन्ने पड़े थे जिस पर लिखे हुए शब्द डेविल डेविल हर जगह बिखरे हुए थे। देखना चाहता था मैं यहाँ और क्या मिलता है जिससे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला था जिससे वो बच पाता। उसने अगर यहाँ भेजा है कुछ सोचकर तो भेजा होगा। हर जगह ऐसे सामान के बीच मुझे काम की चीज़ ढूंढनी थी जो मिल नहीं पा रही थी। इन चीज़ों से तो कोई फ़ायदा नहीं। उस तहखाने के बिल्कुल पीछे जहाँ इस घर के अंदर जाने वाली सीढ़ियाँ ऊपर है ना, वो सिर्फ 3 सीढ़ियाँ हैं। ये घर ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है। बाहर इस घर के अंदर आने वाली वो 3 सीढ़ियाँ, बिल्कुल उसके नीचे खड्डा था तहखाने में। जब मैं उस खड्डे के पास गया, वो खड्डा सीमेंट का बनाया हुआ था और उसके बीच रखी हुई थी एक डरावनी खौफनाक सी गुड़िया। अब उस गुड़िया के कई सुइयाँ चुभोई गई थी और उसका जो चेहरा था उसमें छोटी छोटी आंखें। ये असली आंखें थी जो किसी जानवर की होंगी, लेकिन अब तक वो डिकम्पोज नहीं हुई थी। वो चमड़ा जो उसके शरीर पर इस्तेमाल किया गया था वो असली था। किस जानवर के किस अंग को जोड़ कर किस जानवर के किस अंग को जोड़कर उस गुड़िया को बनाया गया था मैं देख तक नहीं पा रहा था। उसकी जो उंगलियां थी ना हाथ की, छोटी छोटी सी, असली जैसी लग रही, जैसे किसी बड़े शैतान को छोटा कर दिया गया हो और सुइयां गाड़ कर एक क्रॉस के निशान पर चिपकाई गई थी वो। लेकिन ये क्रॉस का निशान उल्टा था। उस गुड़िया को इस तरह उससे टांगा गया। मुझे लगा और कोई काम की चीज़ तो है नहीं, इस गुड़िया को लेकर चलता हूँ। मैंने उस गुड़िया को निकाला तो एक कांस्टेबल पीछे से इशारा कर रहा था, सर इसे छूइए मत। मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, ये जादू टोना होता है, कोई शैतान की उपासना करते हैं ये लोग। इसमें कोई ख़ास तरह की शक्तियाँ होती हैं सुना है। इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये बदकिस्मती की निशानी होती हैं। मैंने फिर उसकी आंखों की तरफ घूर कर देखा। वो चुप हो गया। गुड़िया को हाथ से उठाया मैंने और एक डिब्बे में रखकर मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। घर में छोटा सा काम था, उस डिब्बे को मैंने घर में ही रख दिया था, ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अब मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने एल्फ्रेड को कहा, देखो मैं उस घर में गया था, कोई काम की चीज़ नहीं मिली। तहखाने में गया था,
क्या शैतानी चीज़ें हैं, डेविल लिखा हुआ है, वो हड्डियां हैं, इतनी सारी चीज़ें, काम की चीज़ कोई नहीं थी। तुम कुछ ऐसा बताओ जिससे तुम्हें भी बचाया जा सके। अगर तुम्हें लगता है ये काम किसी और ने किया है, तुम्हारा किसी ने फ़ायदा उठाया है, मुझे कुछ बताओ ताकि मैं भी समझ पाऊं। वो रोता जा रहा था और मैं उससे पूछता जा रहा था, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। वो कहने लगा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। उस तहखाने में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बाद ये सब होना शुरू हुआ। ये घर भूतिया था, ये घर शैतान का था और शैतान जैसे हावी हो गया। वो हर किसी जगह पर पहुंचने लगा था। उसकी बातें पागलों जैसी थी, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे किसी और केस को भी देखना है। अगर तुम कुछ और ज़्यादा बताना नहीं चाहते, तुम्हारा गला बंद होता अब भी जा रहा है, तो मैं चलता हूँ। वैसे तो मैं बताऊँ, उस तहखाने में वो छोटी सी जो गुड़िया थी उसका क्या काम था? तभी वो भागता हुआ और हंसता हुआ वो सेल की सलाखों के पास आकर कहने लगा, गुड़िया को तुमने उठाया? मैंने कहा हाँ, मैंने उठाया। वो कोई जादू टोने वाली गुड़िया थी, उसमें देखना चाहता हूँ कौन से चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। वो खास लगती है, उस पर भी मैं कोई रिसर्च करके देखना चाहूँगा अगर इस घर से कोई इतिहास जुड़ा है। वो हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था। अचानक वो रोने लगा था। सर सर सर, मुझे बचा लीजिए। हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। उसने ये शब्द कहे थे। मैंने देखा था उसके जैसे सींग उगने लगे हों, उसके सर से शैतानी सींग निकलने लगे थे और मैं घबरा गया था। मैं चीख कर पीछे हटा था, तभी 2 कांस्टेबल आ गए और कांस्टेबल मुझे पूछ रहे थे, सर कुछ किया ना इसने? इसको ना लेटा के इसके जो डंडे पड़ेंगे ना तेल वाले, तब साला सुधरेगा। सर आप चलिए। मैंने कहा नहीं, उसके वो सींग, ये जलते हुए सींग। कांस्टेबल ने देखा और कहा, सींग कहाँ? इसके हाथ में? मैंने कहा इसके सर पर। उन्होंने कहा कोई सींग नहीं है, और तभी उसके सर से जैसे सींग गायब हो गए थे। ये वो चीज़ थी जब पहली बार मुझे दिखी थी, किसी और को नज़र नहीं आई थी, और मैं आंखें मलता रहा था। ये वक्त दोपहर के बाद का था, लेकिन मुझे जो दृश्य दिखा था वो भ्रम वाला लग रहा था। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो दिखा है वो क्या हो सकता है? वैसे कल मुझे थोड़ा सा बुखार था, हो सकता है सर दर्द के कारण ये भ्रम सा हुआ हो। आंखें भी मेरी दुख रही हैं, नींद शायद पूरी नहीं हुई ना मेरी। तब मैं सीधा निकला था और केस की फाइल को इधर उधर पलट कर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी एल्फ्रेड चीखने लगा था। वो चीख कर मुझे पुकार रहा था, इंस्पेक्टर सर, इंस्पेक्टर सर। मैं उसके पास गया और कहने लगा, क्यों चीख रहे हो, क्या करना चाहते हो? उसने कहा वो जा चुका है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं चला गया। मैंने आपको कहा था मुझे जला दो, मैंने आपको कहा था मुझे जला दो। अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो मुझसे दूर जा चुका है। इसका मतलब वो कहीं और जा चुका है। सर वो किसी के साथ फिर से ये सब करेगा। आपको कहा था मुझे जला दो। मैं वो फाइल हाथ में पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ निकल पड़ा था और वो पीछे से चीख रहा था, सर मैंने कहा था मुझे जला दो, सर मैंने कहा था मुझे जला दो। मेरे साथ 2 और कांस्टेबल थे। हम एक चोर के घर जाने वाले थे। हमें शक था वही चोरी कर रहा है आसपास के घरों में, और उसके घर में अगर कोई भी चोरी वाली चीज़ मिली वहीं से उठा लेंगे, उसको पता बिल्कुल नहीं लगने देंगे। 2 कांस्टेबल के साथ मैं उस चोर के घर गया था। पहले भी उसे कई बार पकड़ा गया था, और जैसे ही हम दरवाज़ा खटखटाने लगे वो जैसे चीज़ों को समेट रहा था। बहुत टाइम लगाया दरवाज़ा खोलने में, और हमारी आंखें चमकी हुई थी कि अब इसे पकड़ा जाएगा। अगर इस केस में नहीं तो कोई और, इसने कुछ किया ज़रूर होगा जो छिपा रहा है। कई बर्तनों के खनकने की आवाज़, डिब्बों के बंद होने की आवाज़ आई थी। फिर जाकर उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही हमारी तरफ देखा घबरा गया था।
चोर का घबराया हुआ चेहरा इस बात को बयां करता है कि वो फंस चुका है, बचना चाहता है। बस हम ऐसे चोरों की आंखें पढ़ लेते हैं, यही तो हमारा काम होता है। घर के अंदर हमने तलाशी लेना शुरू कर दी। सबसे पहले वैसे डिब्बे ढूंढे जो बर्तन जैसे हों, जो स्टील के बने हों। उसके बंद होने की आवाज़ आई थी। किचन में गए, वो आटे का डिब्बा। जैसे ही आटे में हाथ डाला, नीचे गोल्ड चेन हाथ लग गई। गोल्ड चेन के साथ थोड़ा और सामान था और डिब्बों को खंगालने लगे। दाल के डिब्बे, वहाँ सब्जी का बड़ा डिब्बा, वो प्याज के बीच में उसने एक अंगूठी छिपाई हुई थी। इस तरह हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया और उसके आंसू निकल रहे थे। और मेरा एक साथी कांस्टेबल उसके सर के पीछे चमाटे लगाए जा रहा था। चोर को पहले थोड़ा सबक सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो इसका काम ही बन गया है। पहले भी कई बार पकड़ा गया है और इस बार तो लंबी जेल जाकर आएगा। इतनी चोरी की थी और घर में छिपा कर रखा था सामान। वो तो हमें एक खबरी ने बता दिया, तब जाकर ये पकड़ा गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। घर में सामान, हम उस सामान को समेटने लगे थे और एक कांस्टेबल उसे लेकर जाने की तैयारी कर रहा था और दूसरे ने कहा था, सर यहाँ कोई खतरा तो है नहीं, इन्हें हम पुलिस स्टेशन छोड़कर आते हैं। आप ज़रा आधे घंटे तलाशी लीजिए और कुछ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं और कांस्टेबल को भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो दोनों मेरी गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुके थे और मैं अलग अलग कमरों की तलाशी ले रहा। जैसे ही मैं पीछे वाले कमरे में गया, वहाँ कमरे में 7 लोग, 7 काले रंग के चोले पहने हुए, और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। उनके हाथ में अजीब अजीब हड्डियाँ थी, तेज़ धार, और मेरे पास रिवॉल्वर। मैं रिवॉल्वर जेब से निकाल चुका था और उनकी तरफ ताने जा रहा। कौन हो तुम? साइड हो जाओ। मुझे हाथ कोई मत लगाना। चोले उतारो अपने, सब चोले उतारो। मैं उनकी तरफ बंदूक करके कहे जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था उस चोर के साथ मिले हुए हैं, लेकिन कपड़े बहुत अजीब हैं उनके। तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था और रिवॉल्वर नीचे गिर चुकी थी। तभी 3 और थे मेरे सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने मेरी बाजू को पकड़ लिया, खींचकर मुझे दीवार से सटा दिया और एक ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। मैं बोल तक नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था अब मरा। हाथ में उनके हड्डियां थीं जानवरों की, लेकिन आगे से जैसे तीखी की हुई। मैं चीखने की कोशिश करता, उनसे झगड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो ताकतवर थे, तगड़े थे, चोला पहने, चेहरा तक नहीं दिखाना चाहते थे। मैंने तब हल्की सी आवाज़ में एक की उंगली को एक तरफ करके बोला था, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, अगर कुछ गलत किया ना तुमने तो जेल में ताउम्र रहोगे, मौत वहीं मिलेगी, फांसी मिलेगी, फांसी। मेरे साथी आते ही होंगे, जल्दी आ जाएंगे, तुम बच नहीं सकते, जाने दो मुझे। वो छोड़ नहीं रहे थे। तभी बाहर वाला दरवाज़ा खुला और कांस्टेबल आवाज़ लगा रहा था, सर कहाँ पर हैं? सर, बुमरा सर। और इधर से मैंने उंगली को ज़रा एक तरफ करके चीख मारी थी, इधर जल्दी आओ, यहाँ कुछ लोग हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैंने ये कहा और भागता हुआ वो कांस्टेबल उस कमरे में आया था। मैं दीवार से चिपका हुआ था और कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए। कहाँ सर? कहाँ है? क्या यहाँ कोई चोर वोर है? उसके साथी हैं? मैंने कहा मुझे पकड़ा हुआ है उन्होंने। तब उस कांस्टेबल ने कहा, किसने सर? यहाँ तो आपके सिवा और कोई मौजूद नहीं है। मुझे भी अब उस कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे हाथ दीवार से सटे हुए थे। मैंने हाथों को ढीला छोड़ा तो मेरी बाजू नीचे की तरफ आई। कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। वो बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। हाथ में हड्डियों जैसे तेज हथियार बना रखे थे उन्होंने। कांस्टेबल कहने लगा, सर अभी तो आप चीख रहे थे, बाहर की तरफ जाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने उसको कहा, बाहर उसी तरफ से तो भागे होंगे, कहाँ गए? यहीं होने चाहिए थे। तब वो कांस्टेबल और मैं दोनों ने उस कमरे की तलाशी ली थी। वहाँ कोई नहीं था, भागने का कोई रास्ता नहीं, छिपने का कोई रास्ता नहीं। ये करीब से चोर का घर था, ईंटों वाली वो दीवारें थी। मुझे जो नज़र आया था मैं उस पर कैसे यकीन करूं? या तो मेरे दिमाग में कोई फ़र्क आने लगा है या मुझे कुछ दिखने लगा है। तब उस कांस्टेबल ने कहा था, सर आप बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं सर आपको भ्रम हो रहे हैं, ऐसा अमूमन होता है काम में। सर आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, आप आराम से रेस्ट कीजिए सर, हम देख लेंगे, आपको पहले भी कहा है।
वो जो एल्फ्रेड है ना, उसे भी जेल तक पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं, आज शाम तक वो चला जाएगा जेल में। मुझे उन्होंने घर भेज दिया था ज़बरदस्ती, और मैं घर पहुंचकर सीधा सो गया। उठा था मैं रात के 3 बजे। रात के 3 बजे उठा। अब मुझे नींद नहीं आ रही। मैं घड़ी की तरफ देख रहा और घड़ी की सुई पूरे 3 बजे तक। फिर मैं मोबाइल चलाने लगा। कुछ मोबाइल चलाने के बाद फिर से मैंने घड़ी की तरफ देखा। 3 बजे हुए थे। काफ़ी समय बाद भी 3 बजे हुए और उठकर मैं घड़ी को चेक करने लगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। जैसे ही दरवाजे पर ध्यान दिया, दरवाजे पर खड़ा था एल्फ्रेड। उसकी आंखें चमक रहीं, हाथ में चाकू लिए, और उसने कहा था, क्या हुआ? तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो? तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मैं चीख पड़ा था और जल्दी से मैंने अपनी वो गन उठाई थी। जैसे ही गन एल्फ्रेड की तरफ तानी, मेरे पिता थे सामने। क्या हुआ राजेश, ये क्या कर रहे हो? बंदूक को नीचे रखो। तुमने कोई सपना देखा? मैंने कहा, सपना नहीं, अभी यहाँ एल्फ्रेड था ना। अरे वो यहाँ कैसे आ सकता है? क्या ये सपना था? वो घड़ी जो 3 बजे पर टिकी हुई थी। तभी मैंने घड़ी की तरफ देखा, 3:30 हो चुके थे। मैं अब अपने पिता की तरफ देख रहा और उन्हें कह रहा, कुछ नहीं पिताजी, लगता है सपना देखा, बहुत असली जैसा लग रहा था, बिल्कुल असली जैसा। तब मेरे पिता ने मेरे पास आकर कहा था, तुम्हें कहा है आराम किया करो, तुम काम बहुत ज़्यादा करते हो। देखो काम का प्रेशर तो होता है, लेकिन इससे दिमाग पर फर्क पड़ने लगता है, भ्रम होने लगते हैं। अपनी नींद पूरी किया करो। ये कहकर मेरे पिता कमरे से बाहर जा चुके थे और मुझे लगा सच में मुझे भ्रम ज़्यादा होने लगे हैं, मुझे अच्छे से नींद लेनी चाहिए अब। फिर मैं अपने बेड पर लेट गया। आंखें बंद की थी मैंने। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे मुझे सांस नहीं आ रही, छाती पर वजन सा पड़ रहा था। मैंने जब आंखें खोली, एक काले रंग का अजीब सा प्राणी, इंसान जैसा ही लग रहा लेकिन पूरी तरह से काला, मेरी छाती पर बैठा हुआ। उसकी वो सफ़ेद आंखें मेरी तरफ थी। मैं चीखने की कोशिश कर रहा, चीख नहीं पा रहा। हिलने की कोशिश कर रहा, हिल नहीं पा रहा। ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। ऐसा पता चल जाता है कि सपना क्या है, सच क्या। ये सच था। मुझे जैसे लकवा मार गया था और वो मेरी आंखों की तरफ आंखें कड़ाए हुए हंस रहा था, और उसकी वो हंसी मैं अब तुम्हारे घर आ गया हूं। ये बिल्कुल वैसी आवाज़ थी जैसी एल्फ्रेड की थी जब वो हंसकर बात करता था। एक झटके में वो काला सा प्राणी गायब और मैं उठकर बैठा। उसके बाद मैं चीखा और मेरे पिता और मेरी माँ मेरे कमरे में आ गए। वो कह रहे थे, क्या हुआ, कोई सपना देखा? मैं उन्हें कैसे बताता ये सपना नहीं था, असली जैसा था। कुछ तो हो रहा है, या तो मेरे दिमाग में कोई खराबी आ रही है, या एल्फ्रेड जो बात कर रहा था शैतान वाले, उसमें कोई सच्चाई है। सुबह के 4:30 मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। 2 कांस्टेबल वहां थे जो आधी नींद में थे। आंखें उनकी खुली हुई थी लेकिन बार बार झपकियां लग रही थी कुर्सी पर बैठे बैठे। मुझे देखकर एकदम से चौकन्ने से हो गए और कहने लगे थे, क्या हुआ सर, आप इस समय क्यों आ गए? मैं एल्फ्रेड से बात करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा था मैं एल्फ्रेड से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आना चाहते थे। मैंने मना कर दिया। मैं एल्फ्रेड के सेल के पास गया और एल्फ्रेड को कहने लगा था, मुझे तुमसे कुछ जानना है। क्या तुम मुझे बता पाओगे? तुम्हारा मुंह बंद तो नहीं होगा? कुछ शैतानी तो नहीं होगा? उसने कहा, नहीं सर कुछ हुआ है, जैसे मेरा वज़न कम हुआ है। वो जैसे मुझ पर हावी था, अब नहीं रहा। वो मेरे अंदर था, अब कहीं जा चुका है। वो कहीं दूर जा चुका है, मेरे आसपास मुझे महसूस नहीं होता वो। अचानक एल्फ्रेड डरकर पीछे दीवार पर लग गया और उसकी जबान कांप रही थी। आप मैंने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों बोल रहे हो? उसने कहा, आप उस शैतान की तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है।
उसने कहा सर आप बार बार हंस क्यों रहे हो, फिर सीरियस हो जाते हो, फिर हंसने लगते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर। मैं उसको जवाब दे रहा था, देखो देखो मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं हंस रहा, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं नहीं हंस रहा। उसने कहा सर मुझे लगता है वो अब आपके आसपास है, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन अब वो आपके आसपास है। मैं गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेरे कमरे के बाहर खड़ा वो कांस्टेबल, सर उससे आपने उगलवाने की कोशिश की ना, सर आपने बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की थी। मैं काफ़ी गुस्से में था और चिढ़कर उसे कहने लगा, तुम मेरी बातें सुन रहे थे, पागल हो तुम, तुम्हें कितनी बार कहा है इंटेरोगेशन के वक्त आसपास नहीं आना चाहिए। उसने कहा सर आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, और जो हंसने की बिल्कुल उसकी तरह जैसे आपके अंदर भी कोई भूत वूत आ गया हो। मैंने उस कांस्टेबल को बुलाया था और कहा हंसने की मैं नहीं हंसा था। उसने कहा सर अब एक्टिंग मत करिए, देखिए मैं तो आपको इतने सालों से जानता हूं ना, आप उस तरह से हंसते ही नहीं, आप बिल्कुल उसके जैसे हंस रहे थे। मैंने उससे पूछा था सच बताना मजाक नहीं, क्या मैं हंसा था। उसने कहा हाँ सर हंसे थे, बीच बीच में हंसकर जवाब देते फिर सीरियस हो जाते, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल उसकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं आप। अब सूरज चढ़ने लगा था और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी, अंधेरा चीरती हुई रोशनी बढ़ रही थी और मेरी घबराहट भी। मैं वहाँ अपने उस रूम में बैठा लैपटॉप पर सर्च कर रहा था। वो गुड़िया, उसे छूने के बाद, उस घर के अंदर जाने के बाद ये सब होना शुरू हुआ है। शायद वो गुड़िया से कुछ जुड़ा हुआ है। कैसा जादू होता है ये। मैं सर्च करता गया था, सर्च करता गया, और एक खास तरह का अफ्रीकन जादू मैंने ढूंढा जिसमें बिल्कुल ऐसी गुड़िया बनाई जाती थी, लेकिन चमड़े की नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने पुराना इंग्लैंड की हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। पता चला चमड़े से ऐसी गुड़िया बनाई जाती थी, एंटी क्रॉस। इसे उल्टे क्रॉस की तरह उसके साथ चिपकाया जाता था। शैतानी शक्तियों की उपासना करने वाले इन गुड़िया को बनाते थे, लेकिन कहते हैं कि ये शैतान किसी के काबू में नहीं रहता। ये भयानक शैतान होता है, जिससे जुड़ता है उससे काम करवाता है, खुद किसी की बात नहीं मानता। उसके बाद मुझे किसी पादरी से बात करनी थी। शायद किसी पादरी को इसके बारे में पता हो, क्योंकि वो इस तरह के काम तो करते रहते हैं ना। शहर के एक पादरी से मिलने के लिए सुबह 8 बजे पहुंचा था मैं। वो घर से निकला तक नहीं था और मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान था, घबराया हुआ था। उसे लग रहा था किसी केस में शायद उसका नाम आ चुका है, शायद किसी ने उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए हों। लेकिन मैंने शुरू में ही साफ कर दिया, देखिए आपसे बहुत ज़्यादा खास बात करने आया हूँ। एक केस में मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप मुझे बता पाएंगे। उसने कहा ठीक है। घर से मैं तस्वीरें खींच कर लाया था उस गुड़िया की। जैसे ही मैंने वो तस्वीर उस पादरी को दिखाई, वो पादरी घबरा सा गया। हाँ असली है ये या नकली? नकली होगी ना, असली थोड़ी ना होगी। मैंने कहा असली नकली मुझे कोई फ़र्क नहीं पता, मुझे आपसे ये जानना है ये कैसा जादू है, क्या आप इस पर यकीन करते हैं? मुझे सच बताना, क्या इसे प्रूव किया जा सकता है? क्या सच में ये गुड़िया कोई शैतानी गुड़िया है? उस पादरी ने कहा था, अगर मैं बताऊं तुम पुलिस वाले हो, क्या तुम यकीन करोगे? वैसे कोई इन चीज़ों पर यकीन करता नहीं पढ़ा लिखा, क्या तुम करोगे? मैंने कहा जो मैं देख रहा हूं मुझे यकीन करना होगा, शायद मेरे पास कम समय हो। मैंने तब देखा था उस पादरी के सर से सींग निकल रहे थे, उसका जैसे मुंह चिपक चुका था। वो बोल तो रहा था, मुंह हिल नहीं रहा था। मैं घबरा सा गया। शैतान शैतान। मैं दीवार से सट गया और एक चीज़ को उठाकर उस पादरी की तरफ फेंका था। शैतानी पादरी लग रहा था, लेकिन तब उसकी आवाज़ गूंजती हुई मेरे कानों में पड़ी थी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो गुड़िया असली है तो तुम्हें भ्रम हो रहे होंगे। मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मुझ पर यकीन करो। सामने उसका चेहरा भयानक था, लेकिन उसके शब्द, उसकी बातें उसके चेहरे से मैच नहीं कर रही। मैं उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा। देखो बेटे, शैतान भटकाता है, तुझे भटका रहा है। जो तुझे नजर आ रहा है उस पर यकीन मत कर, मेरी बात पर यकीन कर। तुझे यहाँ आना होगा, मेरे करीब आ, मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे हाथ को पकड़कर जो
शैतानी हाथ लग रहा था। डर कर मैंने अपना हाथ उनको दिया। जैसे ही हाथ पर हाथ रखा, वो जैसे शैतान से दोबारा इंसान, एक साधारण पादरी बन गए थे और उनके वो शब्द साफ साफ सुन रहे, मेरे बेटे, तुझ पर वो शैतान का साया है। ये कोई साधारण छोटा शैतान नहीं है, ये शैतान किसी घर से बांधा गया है। और वो गुड़िया, वो इंसानी चमड़ी से बनी हुई गुड़िया है। वो चमड़ा गलता नहीं और इसे इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन से बदला लेने के लिए। मैंने तब उस पादरी को कहा था, इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं? एक आदमी, उसने भी शायद इस शैतान की शक्तियों की कैद में आकर अपनी बेटी, अपनी बीवी को मारा है। उस पादरी ने कहा था, जलाना होगा। उस शाप को खत्म करने का एक ही रास्ता है, शैतान को जलाना। मैं घबरा गया और कहने लगा, क्या मुझे खुद को जलाना होगा? उस पादरी ने कहा, दो रास्ते हैं, या तो तुम्हें खुद को जलाना होगा, तुम्हें एहसास भी हो रहा होगा अंदर कुछ है जो जलाने पर खत्म होगा। सच में मुझे ऐसा मन कर रहा था जैसे मैं जल जाऊं और मेरे साथ वो चीज़ खत्म हो जाए। एक तलब सी लग रही थी जलने की, जानबूझकर। और ये शैतान का भ्रम होता है, हमें मारने के लिए जलाकर मारता है वो हमें। तब उस पादरी ने कहा था, जलाकर भी मारा जा सकता है, उस शैतान को यहाँ से दूर किया जा सकता है, लेकिन तुम मरोगे, इससे पक्का नहीं कि वो चला जाएगा। उस गुड़िया को जलाने पर पक्का वो खत्म होगा, क्योंकि वो शाप की तरह जुड़ा है। तुम्हें अपने हाथों से उस गुड़िया को जलाना होगा। और मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो वो शैतान भी सुन चुका है। वो तुम्हें घर पहुंचने नहीं देगा, उस गुड़िया को जलाने नहीं देगा। अपने हाथों से उस गुड़िया को जलाना, ये कहा था उसने और धक्का दिया था मैंने, उसे दूर फेंक दिया। मेरा हाथ अपने आप चला था, मैंने पादरी को अपने आप धक्का दिया था दूर। सर से खून बह रहा उसके, दीवार से सटा मुझे कह रहा, जाओ जाओ, उस गुड़िया को जला दो, उस गुड़िया को जला दो, उससे पहले वो शैतान तुम पर हावी हो जाए। वो शैतान तुमसे वो करवाएगा जो तुम नहीं करना चाहते, तुम कुछ बहुत बुरा कर दोगे। ये कहा था उसने और जल्दी से मैंने अपनी गन निकाली और वहाँ फेंक दी। और मैंने उस पादरी को कहा था, इसे छिपा दो, इसे छिपा दो, मुझे मत देना, किसी कांस्टेबल को देना और उसे ये सब बताना, रविंदर को बताना। रविंदर को, वो इन चीज़ों पर यकीन करता है, वो शायद मेरी मदद कर पाए। मैं उस घर से भागा था बाहर की तरफ, मैं अपने घर आना चाहता था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में आग लग गई, अंदर भी आग लगी और गाड़ी में भी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकला था और बाहर मैं ज़मीन पर लौट रहा था, क्योंकि मुझ पर आग लगी हुई थी। वहाँ पास में खेल रहे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। अगर मुझे आग लगी है तो हर तरफ अफरा तफरी मचनी चाहिए ना। वो बच्चे, वो लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं पागल ज़मीन पर लौट रहा हूँ। मैं उठकर खड़ा हुआ और देखा, वो आग ज़रूर थी लेकिन तपिश महसूस नहीं हो रही। गाड़ी जो जल रही थी उस पर हाथ रखा था मैंने, गाड़ी जल रही थी, तपिश महसूस नहीं हो रही। भ्रम ही भ्रम दिख रहे थे मुझे। वो बच्चे शैतान नजर आ रहे, हर तरफ लोग मुझे प्रेत जैसे जले हुए, कटे हुए भूत नजर आ रहे। भ्रम ही भ्रम था और सच्चाई मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस जलती हुई गाड़ी में बैठा था मैं और गाड़ी को जलाने लगा था। ऐसा लग रहा था जलती गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन तपिश नहीं, भ्रम था वो। गाड़ी को मैं चलाता गया। रास्ते में गाड़ियां भी डरावनी डरावनी दिख रही, मुझे बड़े बड़े खड्डे दिख रहे, वहाँ ज़मीन से निकलता लावा दिख रहा और डर डर कर मैं गाड़ी चला रहा। घर के बहुत करीब था और सामने मुझे ऐसा लगा पड़ा शैतान खड़ा है। वो शैतान हाथ दे रहा था मुझे। मैं सोचने लगा, इतना बड़ा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, कहीं ये असली शैतान ही तो नहीं जो मुझे मारने आया हो। मैंने एक तरफ गाड़ी घुमाई और एक दीवार से वो गाड़ी टकरा गई। झटका सा लगा था मुझे, एक पल के लिए जैसे वो चीज़ दिखी थी। वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसके बाहर हवा वाला बड़ा गुब्बारा लगाया गया था। वो इंसान जैसा था जो हाथ हिलाया करता था, उसे जैसे एक झटके में मैंने पहचाना और तभी वो बड़ा सा शैतान बन गया। भ्रम नज़र आ रहे थे। गाड़ी से मैं बाहर निकला और मेरे सर पर चोट लगी हुई थी। कुछ लोग मुझे संभाल रहे, मैं उन्हें धक्का देकर भाग रहा।
मुझे घर पहुंचना था। वो मुझे अस्पताल पहुंचाना चाहते थे, मैं घर पहुंचना चाहता था। भागकर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा मेरे माँ बाप की लाश पड़ी थी सामने, खून चारों तरफ बिखरा हुआ, उनके माथे पर गोली का निशान। मैं आंखें मलने लगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। मेरे माँ बाप उठे थे और हाथ में उनके चाकू, वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे। मैं उनके हाथ को पकड़ रहा। मैं ऐसा महसूस कर पा रहा था जैसे वो शैतान है, मेरे माँ बाप नहीं। मुझे मन था उन पर हमला करने का, लेकिन मैं खुद को रोक भी रहा। मैं समझ पा रहा था उस दिन एल्फ्रेड के साथ क्या हुआ होगा, क्यों उसने अपनी बीवी, अपनी बेटी को मारा होगा। उसे लग रहा होगा वो शैतान है, पीट पीट कर मारता रहा होगा, भगा भगा कर चाकू घोंपता रहा होगा। मैं अपने कमरे में गया था और मेरे कमरे में बड़े बड़े केंचुए, सांप, कीड़े हर जगह घिरे हुए थे, मुझे काटने के लिए मेरे ऊपर चढ़ रहे, और मैं डर कर कमरे से बाहर आ गया। गुड़िया सामने पड़ी थी, लेकिन उसे हाथ लगाना मुश्किल था। सच क्या है झूठ क्या मुझे पता नहीं चल रहा। और सामने रविंदर, वो कांस्टेबल बंदूक लेकर। सर आप बंदूक छोड़ आए, मुझे पता है आपके अंदर शैतान है। मैं गोली चलाना चाहता हूँ सर, मुझे परमिशन दीजिए। मैं गोली चलाना चाहता हूँ सर, मुझे परमिशन दीजिए। मैं अब क्या करता। मुझे लग रहा था वो शैतान है, कभी मुझे लग रहा वो असली रविंदर ही होगा, शायद मुझे मारने की कोशिश कर रहा होगा। यह सच है या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं उससे हाथापाई करने लगा था, वो बंदूक को छीनना चाहता था। मैं जैसे ही बंदूक को छीना, वो शैतान बन गया था और सामने मेरे हाथ में वो गुड़िया। वो कह रहा था, गुड़िया को गोली मत मारना सर, गुड़िया को गोली मत मारना, गुड़िया को गोली मत मारना। मैं गुड़िया के माथे पर बंदूक रखकर गोली चलाने ही वाला था, तभी फिर से मैं सोचने लगा, इतनी आसानी से हाथ में गुड़िया कैसे आ गई? अगर मैंने गोली चलाई कुछ और तो नहीं हो जाएगा? मैंने वो बंदूक को एक तरफ फेंक दिया था। मैं समझ गया था अगर कोई मुझ पर हमला करना चाहता है तो करे, मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। कमरे में गया था मैं, बिच्छुओं के बीच से निकलता हुआ उस गुड़िया को उठाया था और मेरे पिता पास में मुझे पकड़ रहे, मेरी माँ मुझे पकड़ रही, लेकिन मैं उन्हें धक्का भी नहीं दे रहा, बस अपने जोर से उस गुड़िया को खींचता हुआ। रविंदर ने भी मुझे पकड़ लिया था। जल्दी से जाकर मैंने गैस को जलाया था और गुड़िया को जैसे ही गैस पर रखा, वो धमाके की आवाज़ आई थी कमरे के अंदर। मैं भी पीछे गिरा, सभी पीछे गिर गए थे और अब वहाँ कुछ भी शैतानी नहीं लग रहा, सिवाय उस गैस के ऊपर निकलता हुआ वो काले रंग का शैतान। मेरे माँ बाप, रविंदर, हम सब ने देखा था उस गुड़िया से निकलते उस काले रंग के शैतान को। तड़पते हुए वो आग में जल रहा था, तड़प रहा था और सब उसे देख रहा। कुछ समय बाद वो पूरी की पूरी गुड़िया जल गई। वहाँ राख बनी हुई थी जो धीरे धीरे हवा में अपने आप ऊपर की तरफ उठती गई और जाली के रास्ते बाहर हवा में लोप हो गई। थके हुए हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे और रविंदर भी कह रहा था, सर ये तो पूरी तरह से सच था। हमें लग रहा था पागल हो गए हो। आपको पकड़ने के लिए यहाँ आया था मैं, ताकि आप कोई ऐसी हरकत ना कर दे, आप अपने माँ बाप को ना मार दे। मेरे पिता भी वहाँ मेरी तरफ घूर रहे थे। बेटे मुझे लगा तू मुझे मारना चाहता है, मुझे लगा था। उस दिन उस शैतान से हमने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया था और ये सबसे डरावने हालात थे जिससे मैं बच पाया था। सोच रहा था कैसा होता होगा शैतान का उन लोगों पर हमला जो कुछ समझ तक नहीं पाते, एल्फ्रेड जैसे, जो फंस जाते हैं इस जाल में, ऐसे ही शैतान के जाल में। मैं ये जानता था कि एल्फ्रेड ने वो कत्ल नहीं किए थे, शायद शैतान ने उससे करवाए थे, लेकिन कोई भी सबूत उसे बचा नहीं सकता था। उसके शरीर में वो शैतान आया होगा, उसे भ्रम दिखाए और उससे कत्ल करवाए। कोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक चीज़ साबित हम कर पाए,
1 महीने पुरानी आसपास के घर की वो फुटेज जिसमें एल्फ्रेड अजीब अजीब पागलों जैसी हरकतें करता हुआ नजर आ रहा था। वो पेड़ों को काटने की कोशिश करता था, दांत मारता था, बच्चों से डर कर भाग जाता था, दीवारों से टकराता था, अपनी बाइक को गिरा दिया करता था, दीवारों को फांद कर दूसरों के घरों में छिप जाता, लोगों से डर जाता। उसे पागल साबित किया गया। इस तरह उसे सज़ा ज़रूर मिली थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं। उसे पागल खाने में रखा जाता, 10 साल वहाँ उसका इलाज चलता, लेकिन वो पागल भी नहीं था। उसके साथ जो हुआ था उसे बयान नहीं किया जा सकता। शायद मेरे साथ भी वैसा होता अगर मैंने समझदारी दिखाई ना होती। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप इसे बस एक कहानी मानेंगे और कहानी के किरदार में उस शैतान को सोचेंगे, कुछ समय बाद भूल जाएंगे और मन में इस खुशी को एहसास की तरह ढालने की कोशिश करेंगे कि ये तो कहानियाँ हैं, सच में इतने बुरे हालात थोड़े ना होते हैं। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप ऐसे हालात में फंसे ना, वो शैतान दिमाग पर जैसा असर करता है आप समझ नहीं पाएंगे। क्या सच है, क्या झूठ। वो भटकाता है, वो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। ऐसी किसी भी चीज़ को जो आपको लगे शैतानी है, हाथ लगाने से पहले हज़ारों बार सोचना।